Good morning to all my physics creators. My name is Mansi Bhardwaj and this is a beautiful channel that is Creative Physics by Mansi Bhardwaj. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, पोटेंशियल किया था ड्यू टू टू चार्जेस के कारण और सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण। तो आज हम करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको करने से पहले आज हम एक इम्पोर्टेंट वो देखेंगे जिसका हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर, दैट इज द एरिया वेक्टर। देखो एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया रियल में जो एरिया वेक्टर हमने जो सोल्व किया उससे हमें क्या पता लगा कि जो एरिया होता है वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कि मान लिया, देखो अगर मान लिया ऐसे पूछा जाए कि मान लिया हमारे पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है कि इसका एरिया बताओ, ठीक है। अगर हम सिंपल अगर इसका एरिया देखें तो हमारे पास अगर मान लिया इसकी साइड ए चारों साइड ए सेम होती है ना स्क्वायर के अंदर, तो अगर इसका एरिया देखा जाए सिंपल एरिया स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर इसका पूछा जाए कि इसका एरिया वेक्टर बताओ, तो हम इसका एरिया वेक्टर कैसे सोल्व करेंगे? तो हम इसका क्या निकालेंगे, पहले एरिया वेक्टर के लिए हमें पहले इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। कौन सा? क्रॉस प्रोडक्ट। मान लिया एबी और क्रॉस बीसी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देता है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट हमें वेक्टर देता है ना। तो इसलिए हम इसका हमारा जो एरिया वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, एरिया वेक्टर सोल्व करने के लिए पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो इसका जब एरिया वेक्टर अगर हम सोल्व करेंगे तो ए बी की हमारी साइड क्या है ए, ठीक है, और यहाँ से क्रॉस ए, ठीक है, ये सोल्व करेंगे। अगर इनके बीच में एंगल देखें तो कितना है 90 डिग्री। अगर इस प्रोडक्ट इस क्रॉस को अगर हम सोल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस को जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास एंगल साइन थीटा बनता है। साइन थीटा अगर डॉट होता है तो हम क्या लेते हैं, cos थीटा लेते हैं ना जब हम डॉट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा। साइन इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है। अब देखो अगर हमें इसकी डायरेक्शन पता लगानी होती है तो डायरेक्शन हम कैसे करते हैं कि हमारा जो एरिया वेक्टर होता है ना वो हमेशा एक प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। या तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो सकती है, देखो या तो इसके बाहर की साइड जाती हुई हो सकती है या फिर इसके अंदर की साइड हो सकती है, इसकी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। क्योंकि प्लेन सरफेस है, इस प्लेन के अंदर ये इस डायरेक्शन में हो गया, एक इस डायरेक्शन में होगा, एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो कौन सी है, इसकी जो परपेंडिकुलर मान लेंगे ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा z हो गया। मतलब ये बाहर जाती हुई मान लेते हैं हमारा, यानी इसके एक्सिस हमारा i कैप होगा, इसके अलोंग हमारा j कैप होगा, और जो हमारी थर्ड है इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि एरिया वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा k। अब इसकी जो हम 2D में लेते हैं ना एरिया वेक्टर को, तो 2D में हमारे पास दोनों पॉसिबल होती हैं। हम यहाँ पे a स्क्वायर k भी ले सकते हैं और a स्क्वायर माइनस k भी ले सकते हैं, अंदर जाते हुए भी और बाहर जाते हुए भी। तो इसमें जो हम डायरेक्शन है 2D के अंदर वो हम दोनों डायरेक्शन ले सकते हैं, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी, यानी प्लस के और माइनस के। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है एरिया वेक्टर। और जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब देखो मान लिया अगर ऐसे पूछा जाए एरिया वेक्टर बताओ किसके अंदर, मान लिया हमें सरफेस दे दी जाए कि इसके अंदर एरिया वेक्टर बताओ क्या होगा। ठीक है, अब इसके अंदर एरिया वेक्टर अगर हम देखें, मान लिया इसकी साइड भी ए, ठीक है, तो इसके अंदर एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर कुछ इसी तरीके से बनेगा, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। तो यहाँ से एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा a स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन इसके अगर मान लेंगे x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी, और इसके परपेंडिकुलर क्योंकि ये प्लेन है तो परपेंडिकुलर हमारे पास k होगा। इसमें हम दोनों डायरेक्शन ले सकते हैं, k स्क्वायर और माइनस, मतलब k और माइनस के a स्क्वायर माइनस। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें जो हमारा एरिया वेक्टर है, क्योंकि वो हमारा एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अगर मान लिया ऐसे पूछा जाए कि इस सरफेस के अंदर बताओ क्या एरिया वेक्टर होगा, तो इसके अंदर क्या एरिया वेक्टर होगा। अगर मान लिया इसको हम x मान लें, इसको हम z मान लें और इसको हम y मान लेते हैं, तो इसके अलावा हमारा एरिया वेक्टर क्या होगा, देखो क्या होगा, क्योंकि इसके ये जो हमारा इसके जो परपेंडिकुलर हमारा एरिया वेक्टर कुछ इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, अगर हम एरिया वेक्टर सोल्व करें तो इसका क्या आ जाएगा, एरिया इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और देखो z एक्सिस के अलोंग हमारा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसको हम नीचे की साइड भी ले सकते हैं ऊपर की साइड भी। तो इसमें z एक्सिस के अलोंग हमारा क्या होता है, x एक्सिस के अलोंग हमारा i कैप होता है। ठीक है, अगर देखो ये हमारा y और j होगा ना, ये y हो जाएगा
और ये J, मतलब K हो जाएगा, है ना। अब x y z है, इसके अलावा हमारा K हो जाएगा, इसके अलावा हमारा J हो जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा हमारा i कैप हो जाएगा। इसमें हम देखो अब इस हमारा एरिया जो वेक्टर है इसमें हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया, इस डायरेक्शन में हमारा क्या है y j कैप, तो जो हम इसको j भी ले सकते हैं या फिर हमारा पाई r स्क्वायर और इसको हम माइनस j कैप भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। अब देखो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, क्या होता है, टू द प्लेन सरफेस, हमेशा प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये हमारी बात है 2D के अंदर। अब हम बात करते हैं 3D के अंदर, एरिया वेक्टर इन ए 3D। अब देखो जब हम एरिया वेक्टर को 3D में लेते हैं तो जो उसका, क्योंकि हम प्लेन सरफेस में तो दोनों साइड कंसीडर कर रहे थे कि ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, लेकिन हम अगर 3D में कंसीडर करेंगे, मान लिया अगर हम ये वाली सरफेस ली, ठीक है, इसमें मान लिया अगर हम एक क्यूब ले लें, ये हमने क्यूब ले लिया, ठीक है, ये हमारा 3D है। इस 3D के अंदर जो एरिया वेक्टर होगा ना, मान लिया इस वाले सरफेस के लिए अगर हम पहले कैलकुलेट करें तो हमेशा जो 3D के अंदर जो एरिया वेक्टर होता है वो ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो फॉर 3D, या फिर हम इसको क्लोज्ड सरफेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो हमारे फिजिक्स में 3D को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस। तो इस तरीके से अगर हम फॉर ए क्लोज्ड सरफेस या हम 3D मान सकते हैं, जो हमारा एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज क्या होगा, टुवर्ड्स आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है, हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल, यानी हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में वो नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर बनाएगा। अगर मान लिया इस वाले सरफेस के लिए इसका एरिया वेक्टर देखें तो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से, इस वाले सरफेस के लिए देखें तो इस तरीके से, इसमें अब देखो अगर मान लिया इसका एरिया वेक्टर सॉल्व करें, पहले अगर इस वाले सरफेस के लिए हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा, ये आ जाएगा ना पाई r स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा इसका, अगर मान लिया इसका एरिया वेक्टर अगर सॉल्व करें इस डायरेक्शन में, क्योंकि इनके ऑपोजिट है तो वो तो बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस जो हमारा ये है एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो एरिया वेक्टर होता है 3D सरफेस के अंदर वो हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल होता है। जो हमने 2D लिया था ना, 2D जो हमने 2D ले लिया था उसमें हमारा क्या था, ऊपर भी ले रहे थे और नीचे भी कंसीडर कर रहे थे, है ना, तो हम उसको उसमें हम दोनों डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे थे, लेकिन जो हमारा 3D है उसमें हम क्या लेंगे, एक सिंगल डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था जो एरिया वेक्टर था एक 3D के अंदर। अब देखो हमारा जो 2D था ना, 2D उसमें हमने ये भी कंसीडर किया था ना कि हमारा एक प्लेन है मान लिया, ठीक है, इसमें तो हमारा जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस तरीके से। तो इसमें भी हम मान सकते हैं, अब क्योंकि हमारा ये क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, पाई r ए स्क्वायर होता है ना हमारा स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, ये अगर मान लिया x एक्सिस और ये मान लिया y, तो हमारा j है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा 2D के अंदर है। तो इसी तरीके से हम जो एरिया वेक्टर है 2D और 3D डायमेंशन में इस तरीके से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, यानी कि उस एरिया के अंदर से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग या फिर पासिंग बोल सकते हैं, है ना, पासिंग पर यूनिट एरिया, उस ये हमारी क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन एरिया, उस जो हमने एरिया लिया है प्लेन सरफेस या जो भी उसके अंदर से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करेंगी, वो हमारी क्या होती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो मान लिया हमें ये सरफेस दे दिया जाए, ठीक है, ये हमारा कोई सरफेस है, इसके अंदर से देखो ये हमारी लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है, ये हमारा कोई प्लेन है, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मतलब क्रॉस
क्रॉस करनी है इसको, ठीक है, पास करनी है। अब इसमें देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो फाई और ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस का। अब देखो अब ये क्लोज्ड सरफेस में ही होता है, ये जो बाद में इसके बाद जो हम करेंगे ना गोसला, उसमें ये क्लियर हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस के लिए क्यों होता है। अब ये देखो जो फाई ई है, यहां से देखो जब हमने जो इसमें जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन हमारी वो 3 क्रॉस 3 है, यानी 3 क्रॉस करनी है इसके अंदर जो लाइन। अब जो हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये देखो अगर हम मान लिया इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दें, तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया तो हमें पता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उतनी ज्यादा हमारी फील्ड लाइन इसके अंदर से क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, ठीक है। हमने यहाँ पे कम फील्ड दिया था, उसके बाद हमने यहाँ पे उस फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया, तो क्या हुआ इसके अंदर से 5 नंबर ऑफ फील्ड लाइन इंक्रीज करने लगी। अब नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया वही हमारी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहला जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर गया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, यानी जितना ज्यादा हम फील्ड को इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा हमारी फील्ड लाइन है वो उसके अंदर से क्रॉस करेंगी। और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसमें वेक्टर लगाएंगे। जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारी क्या स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, उसमें डायरेक्शन हम यूज नहीं करेंगे, ये हो गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर तो डिपेंड करती है। अब दूसरा देखो, अगर मान लिया हम यहाँ पे इसका अगर एरिया इंक्रीज कर दें, देखो हमने इसका कुछ एरिया इंक्रीज कर दिया, अब क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन और भी ज्यादा क्या करेंगी, जो हमने पहले सरफेस एरिया लिया था उससे ज्यादा फील्ड नंबर ऑफ लाइन जो है क्रॉस करेंगे, क्योंकि एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन वो क्या करेंगी, क्रॉस करेंगे इसको। तो इसका मतलब हमारा जो फ्लक्स हो गया वो भी क्या कर रहा है, इसके एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किन दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर गया, पहला तो हमारा किसके ऊपर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके ऊपर, एरिया के ऊपर, क्योंकि जब हमने एरिया को इंक्रीज किया तो ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन इसके अंदर से पास कर दी थी, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई वो किन दो चीजों के ऊपर, ई और ए, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर और एरिया के ऊपर। अब जब हम डॉट प्रोडक्ट सोल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, एंगल थीटा भी आएगा। कौन सा आएगा, कोस थीटा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट उसको हम कोस थीटा लेकर सोल्व करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होता तो हम साइन थीटा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ई ए कोस थीटा, अब यहाँ से एक और टर्म है दैट इज थीटा, यानी हमारा जो फ्लक्स है वो थीटा के ऊपर भी डिपेंड करेगा। थीटा के ऊपर डिपेंड कैसे करेगा, मान लिया जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो अगर मान लिया कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले हम ये वाली सरफेस लेते हैं, मान लिया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर ना होके, ठीक है, मान लिया वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, यानी वो हमारा जो एरिया वेक्टर है उसके साथ एंगल के एरिया वेक्टर है ना, ये एरिया वेक्टर क्योंकि इसके परपेंडिकुलर हमारा जो प्लेन है, मान लिया कुछ इस तरीके से, तो हमारा एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर जाएगा, तो हमारा जो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, यानी ये वाला जो एंगल है एरिया वेक्टर के साथ इसने मान लिया थीटा एंगल बनाया, ठीक है, ये मान लिया हमारा थीटा एंगल, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमारा एरिया वेक्टर। तो हम इसमें जो लिखेंगे तो हमारा देखो, यानी हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, ई ए कोस थीटा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा एरिया वेक्टर के साथ ही डायरेक्शन, मतलब उसी डायरेक्शन में एंगल बनाए, उससे कुछ एंगल उसी डायरेक्शन में नहीं बना सकता, उससे कुछ एंगल पर भी जो है कुछ एंगल भी हो सकता है उनके बीच में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इसलिए जो हमारा फ्लक्स है वो कोस थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो इनका एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन किनके बीच में, इन ए 2D में एंड इन ए 3D में, ठीक है। अब देखो मान लिया हमें ये सरफेस दे दिया गया, ठीक है, इसमें पूछा गया कि
बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। मान लिया इसके अंदर हम फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से पास कर दिए, ठीक है। अब देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, इस डायरेक्शन में हमारा ई है और इसके परपेंडिकुलर हमारा एरिया वेक्टर होगा, है ना। परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, यही तो है हमारा, इसी डायरेक्शन में तो हमारा एरिया वेक्टर होगा, क्योंकि इसके मान दिया अगर ऐसे देखें कि हमारा ये जो प्लेन है वो इस तरीके से है, इस तरीके से, तो हमारा एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा इसी डायरेक्शन में। मान लिया ऐसे तो ऐसे थोड़ी होगा, तो ऐसे नहीं होगा, तो हमारा एरिया वेक्टर क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर यही होगा। तो अगर हम इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बीच में क्या आ जाएगा, इनका ई ए, और इनके बीच में एंगल क्या है, कोस। अगर हम देखें तो एंगल कोस मतलब 0 है ना, कोस 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा ई और इसका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर, अब इसमें डायरेक्शन हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो फ्लक्स है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। हम डायरेक्शन किस में ले रहे थे, एरिया वेक्टर में, क्योंकि एरिया वेक्टर हमारे एक वेक्टर क्वांटिटी आया था, हमारा जो फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें हम डायरेक्शन यूज नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताना है। तो ये इसका अगर मान लिया अगर दूसरे सरफेस के लिए अगर देखें, ये हमने कोई प्लेन ले लिया 2D के अंदर, 2D के अंदर है, ठीक है, ये भी हमारा 2D है, ये भी हमारा 2D। अगर मान लिया हमारा फील्ड है इस तरीके से, तो एरिया वेक्टर इसकी क्या होगा, परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से होगा, मान लिया ऐसे, मान लिया इसके परपेंडिकुलर, है ना, तो ये एरिया वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में होगा, तो इसमें जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई ए कोस 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री को सॉल्व करें तो क्या होगा 0, तो इसके अंदर हमारा फ्लक्स क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हमारा जो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन 2D मतलब 2 डायमेंशंस के अंदर। अगर मान लिया देखो एक स्फीयर का मान लेते हैं, अगर देखो ऐसे पूछा जाए कि इसका एरिया वेक्टर, इसका फ्लक्स बताओ, इसका फ्लक्स क्या होगा, मान लिया इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका फ्लक्स, इसके डायरेक्शन में देखो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाके देखो, इसके साथ इस तरीके से जा रहा हो, ये हमारा एरिया वेक्टर, ठीक है। अगर मान लीजिए एंगल 30 डिग्री है, 60 डिग्री मान लेते हैं, 60 डिग्री, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये हमारा एरिया वेक्टर है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस डायरेक्शन नहीं जा रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, उसके परपेंडिकुलर हमारा एरिया वेक्टर ये आ गया, तो इसमें अगर हम निकालें कि हमारा फ्लक्स क्या होगा, तो क्या होगा ई ए कोस 60 डिग्री, ई और ए हमारा क्या, इसका एरिया क्या आ जाएगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, और कोस 60 कितना होता है हाफ, ठीक है। तो ये हमारा फ्लक्स आ जाएगा इस सर्कल का, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें फ्लक्स निकाल सकते हैं जब हमें 2D में गिवन है। अब हम बात करते हैं 3D के अंदर, ठीक है। 3D में हमने क्या बताया था, एरिया वेक्टर हमारा क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है ना, किसमें, आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड नॉर्मल होता है। अगर मान लिया कि देखो हमें ये 3D दे दी जाए, देखो ये 3D है, यानी हमें क्यूब दे दिया गया, ठीक है, इसके अंदर हमें बताना है कि क्या फ्लक्स होगा, ठीक है। देखो अगर मान लिया इस वाले सरफेस के लिए अगर हम देखें, तो इसके लिए हमारा जो वो एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर कुछ इसी तरीके से हमने देखा था, क्योंकि हमेशा आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड नॉर्मल होता है हम 3D में जब लेते हैं, इसके कारण हमारा जो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इसके कारण हमारा इस डायरेक्शन में, और इसके कारण हमारा इस डायरेक्शन में, हमारा जो फील्ड लाइन हो मान लें कुछ इसी तरीके से इसके परपेंडिकुलर कर दिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इस वाले सरफेस के लिए हमारा एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा φ1, अगर हम सोल्व करेंगे तो इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल हुआ 180, है ना, ऑपोजिट हो गए, तो ई ए और इसका एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ई ए स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा इनटू में cos 180, cos 180 हमारा क्या होता है -1, तो माइनस का ई ए स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लिया इस वाले सरफेस, इन दोनों सरफेस के लिए तो 0 होगा, क्योंकि 90 डिग्री और 90 डिग्री एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, और जो हमारा एंगल होता है ना थीटा, वो हमारा क्या होता है, एंगल बिटवीन किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वही हमारा थीटा होता है। तो इनके बीच में देखो क्या एंगल बना, एरिया वेक्टर उसके बीच में 90 डिग्री, तो हमारा यहाँ पे φ2 भी क्या हो जाएगा 0, φ3 भी हमारा 0, और इस वाले के लिए देखो φ4, इसके लिए जो फ्लक्स इसके लिए क्या हो जाएगा φ4, इसी डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर है, इसी में
इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ई ए स्क्वायर और कोस 0 डिग्री, यानी यहाँ से प्लस ई स्क्वायर। अगर देखो, अगर हम इनको टोटल ई का जो अगर फ्लक्स ऐड करें तो हमारा जो टोटल फ्लक्स आएगा, टोटल फ्लक्स फाई टोटल, वो हमारे पास क्या है 0। देखो अब यहाँ से क्या क्लियर हुआ, क्या जो निकली कंक्लूजन कि जो क्लोज्ड सरफेस होता है 3D के अंदर, ठीक है, अगर मान लिया उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लेन सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, सिंपल ये 3D के अंदर है। अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है और कंडीशन क्या है 3D में है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो हमारा फ्लक्स होगा वो हमारा क्या होगा 0। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड हो रही है क्लोज्ड सरफेस के लिए तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो हमारा क्या होगा 0। कब? जब 3D में हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और क्या हो, जब इनके बीच में इसके अंदर जो हमने सरफेस लिया उसके अंदर कोई चार्ज ना हो, तो उसमें जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन 3D के अंदर। अगर मान लिया हम प्लेन के अंदर नहीं, अगर इसी में अगर हम प्लेन के अंदर ले ले इलेक्ट्रिक फील्ड, माने ये प्लेन हमने ले लिया, ठीक है, इसके अंदर अगर हम इसके अंदर फ्लक्स देखो तो माने ये ए, इसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा ए, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन माने क्रॉस कर दिया। अब यहाँ से एरिया वेक्टर क्या होगा हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ से देखो एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, एरिया वेक्टर ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इन 3D के अंदर जब किस में हो, यानी 3D में हो, उसके अंदर कोई चार्ज ना हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो क्लोज्ड सरफेस के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो क्या होता है 0। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ना, क्लोज्ड सरफेस के लिए हमारी 0 आई थी। क्वेश्चन जो हमने क्लोज्ड क्या ली थी, पोटेंशियल दिया था, पोटेंशियल में भी जो हमने क्लोज्ड के लिए निकाला था वो भी 0 आया था, है ना। तो इस तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज्ड सरफेस के लिए यानी 3D में, तो वो भी हमारा क्या आता है 0, ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम अगर यूनिट देखें फाई ई, वो उसका फॉर्मूला क्या है ई ए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी जो है यूनिट क्या थी, न्यूटन पर कूलम थी, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी जब यूनिट देखेंगे तो न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और डायमेंशंस भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि न्यूटन पर कूलम न्यूटन फोर्स है, कूलम चार्ज है, मीटर स्क्वायर। अगर हम इसके डायमेंशन सॉल्व करें, देखो डायमेंशंस देखते हैं इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। देखो इसके हम अगर डायमेंशंस देखें तो न्यूटन का हो जाएगा m1 l1 t - 2, मतलब फोर्स होता है। कूलम का हो जाएगा at और मीटर स्क्वायर का l स्क्वायर, ठीक है। हम इसके डायमेंशन सॉल्व करें, m1 l3 t - 3 और a - 1, ये इसके डायमेंशंस हो जाएंगे, क्योंकि t है ऊपर जाएगा t - 3, l की 3 और a - 1, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसके डायमेंशंस, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, उसके साथ हम डायरेक्शन का यूज नहीं करते, ठीक है। अब देखो इसी में अगर हम माने, अगर एक सर्कल का माने, है ना, अगर हम एक सर्कल का मान लें कि देखो अगर हम एक सर्कल का मान लें कि उसके लिए हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ये हमारा सर्कल था, ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस r से है, यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, मान लो ये एंगल 30 है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है, ये, और ये हमारा एरिया वेक्टर है A, ठीक है। अब देखो इनके बीच में बताओ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। अब देखो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। अब जो हमें पता है कि थीटा हमारा किसके बीच में होता है, एंगल बिटवीन E एंड P, लेकिन एंगल हमारा किसके बीच में है, हमारा सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, आपकी बात है ना, ये तो हमारी फील्ड लाइन है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। अब देखो हमारा जो फील्ड लाइन है वो इस डायरेक्शन में, ये फील्ड लाइन है, ठीक। अब देखो इसमें जो एंगल है एरिया और इसके बीच में नहीं है, अभी इनके बीच में ये एंगल है, यानी अब हमारा जो ई ए कोस क्या थीटा, यानी ई ए इसका क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। आपकी बार एंगल हम कौन सा लेंगे, क्योंकि एंगल हमें किसके
बीच में लेना है, इसके बीच में, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है उसके बीच में जो एंगल होता है उसको हम थीटा लेते हैं। तो ये वाला हमारा एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि टोटल हमारा क्या है 90 डिग्री। तो हमारा ये वाला एंगल हम लेंगे 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 डिग्री, cos 60 हमारा क्या होता है 1/2। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसमें जो है सर्कल में, यानी जो 2D में भी 3D के अंदर भी एरिया वेक्टर का यूज करके हम फ्लक्स सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो हमने एरिया वेक्टर पहले करवाया था, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो है एरिया वेक्टर का ज्यादा यूज होता है, क्योंकि एरिया वेक्टर हमारी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी जो हमें डायरेक्शन बताता है कि हमारा जो प्लेन के अंदर जो हमने जो लिया है एरिया वेक्टर वो किस डायरेक्शन में है, इसलिए हमें उसकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर एरिया वेक्टर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इससे जो हमारा घोंसला था जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।